नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रचित कविता का अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा रचित कविता है हिरोशिमा। हिरोशिमा एक कविता है स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने के लिए। एक्चुअली हिरोशिमा है क्या? तो यह एक जगह का नाम है जापान में, जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम पटका था विश्व में पहली बार। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के शहर हैं। इन दोनों जगहों पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया और उस परमाणु की ताकत इतनी ज़्यादा थी, उस बम की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसका प्रभाव वहाँ आज भी दृष्टिगोचर होता है। पूरी व्यवस्था, पूरा वातावरण वहाँ का तहस नहस हो गया। यहाँ तक यह भी कहते हैं कि लोग वहाँ आज भी रेडियोधर्मिता के शिकार हैं। उन्हें बीमारियाँ हो जाती हैं। अप्रत्याशित स्थितियों से वहाँ के जीवन जगत को दो चार होना पड़ता है। तो एक्चुअली ये जो हिरोशिमा है, यह मनुष्य की शक्ति का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इसको साबित करती हुई कविता है। ये विज्ञान क्या है? तो विज्ञान एक विकास का परिचायक है। विज्ञान से विकास होता है, मनुष्य का जीवन सरल होता है। हम किसी ज्ञान को विशेष रूप से समझते हैं और इससे हमारा जीवन सुखी होता है। जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं, हम उन पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन जब इसी विज्ञान का प्रयोग प्रतिद्वंद्विता के तौर पर हो, दूसरे इंसानों को पराजित करने के लिए हो, जिससे प्रकृति पर भी बुरा परिणाम पड़े, बुरा प्रभाव पड़े, तो हम इस विज्ञान के उपयोग को क्या कहेंगे? तो विज्ञान का उपयोग इस तरह से होना चाहिए, परमाणु शक्ति का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए कि मनुष्य का जीवन उससे सजे, संवरे। ऐसा नहीं हो कि उससे ऐसा प्रभाव पैदा हो जाए जो आने वाली पीढ़ियों तक को नुकसान पहुंचाता रहे। तो सोना का गहना जो पहनता है वह समझता है कि कमर के ऊपर ही सोने का गहना पहना जाता है, कमर के नीचे सोने का गहना नहीं पहना जाता। अर्थात ज्ञान या विज्ञान जब आपके हाथ में है तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो निश्चित रूप से जानिए कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के यह पाठ आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रीमान कवि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका नाम जरा लंबा चौड़ा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी लिखी कविता हो गई आपको हिरोशिमा। तो यह याद करना होगा कि हिरोशिमा कविता के कवि कौन हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी इनका शॉर्ट नाम। अगर आप इनको अज्ञेय भी याद कर लेते हैं तो पूछा जा सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसेया, कुशीनगर में हुआ, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर था। अज्ञेय की माता व्यंती देवी थीं और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता मतलब जो पुरानी अर्थात ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं, पुरातत्ववेत्ता थे वो। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई।
उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी में लाहौर से किया। अज्ञेय बहुभाषाविद थे। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा आदि। कहानी संग्रह विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। उपन्यास में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन भवंती अंतरा शाश्वती आदि। नाटक में उत्तर प्रियदर्शी संपादित ग्रंथ हैं उनके द्वारा तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा आदि। अज्ञेय ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सुरगा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। प्रयोगवाद का आरंभ किया किसने? तो अज्ञेय ने। किस क्षेत्र में? तो हिंदी कविता में। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। फोटोकॉपी होना, किसी चीज़ का हूबहू नकल कर देना, ये क्या है? तो बासीपन है। बासीपन, जैसे रात की रोटी सुबह में खाएं तो बोलेंगे कि बासी रोटी खाते हैं। तो बासीपन में वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा किसी टटके चीज़ में है। तो बासीपन साहित्य में भी हो सकता है। रचना भी जब आप करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, कोई गीत गाते हैं, तो नया जो होता है सो, और जो पुराना है जिसकी आप नकल कर रहे हैं सो, दोनों में अंतर होता है। वह स्वाद नहीं होता, वह ताजगी नहीं होती। तो यही कहना है कि बासीपन से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसके लिए भी अज्ञेय जी ने बहुत प्रयास किया। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। नोविसेज, नवाचार, न्यूनेस के लिए कुछ नए नए प्रयोग, ये अज्ञेय की खूबी है। ये परंपराओं से थोड़ा आगे की बात करते हैं, लकीर थोड़ी लंबी खींचना चाहते हैं। मतलब जो है पहले से उससे एक कदम आगे चलने की कोशिश अज्ञेय का साहित्य है। आधुनिक सभ्यता को की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य मतलब गवाही। यह अतीत में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। मतलब वही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो जापान के प्रमुख शहर थे, और उसके बाद वहाँ तहस नहस हो गया सब कुछ। उसका असर आज भी है। तो विकास के नाम पर एक हथियार बना लेना, ये मनुष्य की उपलब्धि है या उसकी समस्या है,
इसको रेखांकित करती हुई ये कविता है। बल्कि आणविक आयुधों या हथियारों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित हैं। उनकी कविताओं की का जो संग्रह है उसका नाम है सदा नीरा, और उसी सदा नीरा से ये कविता ली गई है हिरोशिमा। तो अब हम लोग कविता का अध्ययन करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हिरोशिमा की पृष्ठभूमि क्या है। दुनिया में दो प्रमुख विश्व युद्ध हुए, महान विश्व युद्ध हुए। उनमें दूसरा विश्व युद्ध हुआ जो ये आपको 1945 में समाप्त हुआ। तो ये हिरोशिमा, ये आपको परमाणु बम पटका गया अमेरिका के द्वारा, और उसके बाद जापान पराजित हो जाता है, जापानी खेमा पराजित हो जाता है। तो हिरोशिमा वो शहर है जिस पर इंसान ने परमाणु बम गिराए, चाहे वो अमेरिका के लोग ही क्यों ना हो। तो उसकी घटना को देखिए, जब परमाणु बम पटका तो कैसा लगा, जैसे दिन में ही, सुबह में ही, मैंने जिस समय वो पटका गया लगा कि सूरज निकल गया हो अचानक। सूरज तो सुबह में निकलता है, लेकिन वो विस्फोट हुआ तो लगा जैसे बहुत बड़ा सूरज निकला है। तो एक दिन सहसा सूरज निकला। सूरज निकला नहीं, परमाणु बम पटका गया, और पटकने से जो रोशनी निकली उसे सूरज से संबंधित बताया गया, सूरज की तरह का वो मालूम पड़ा। तो एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा परमाणु बम पटक दिया गया। अरे क्षितिज पर नहीं, सूरज निकलता है कहाँ, तो क्षितिज पर, वहाँ जो जहाँ से निकलता है सूरज, लगता है कि आसमान जहाँ झुक रहा है, जहाँ वो धरती से मिलता है, वो क्षितिज है। तो वो वहाँ पर नहीं निकला है सूरज, वह निकला है नगर के चौक पर। चौक पर परमाणु बम पटकाया तो वो सूरज तो था नहीं, सूरज जैसा मालूम पड़ा। तो सूरज जहाँ निकलता है क्षितिज पर, ये सूरज वहाँ नहीं निकला था, वो नगर के चौक पर। धूप बरसी थी, एकाएक धूप बरस पड़ी थी, इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में प्रकाश हुआ कि बस देखने वाले देखते रह गए, लगा जैसे धूप की वर्षा हुई है, धूप की वर्षा हुई है। धूप की वर्षा हुई मतलब विस्फोट हुआ, परमाणु विस्फोट, परमाणु बम पटका गया, विस्फोट हुआ, लगा जैसे सूरज निकल गया अचानक। और वह सूरज क्षितिज पर नहीं निकला, चौक पर निकला, जैसे धूप की वर्षा हो गई हो, धूप बरस गया हो बहुत मात्रा में, पर अंतरिक्ष से नहीं। वर्षा कहाँ से होती है? अंतरिक्ष से नहीं, अंतरिक्ष से। लेकिन यह जो धूप की वर्षा हुई वह कहाँ से हुई? फटी मिट्टी से। वो धरती फटी और उसमें से लगा कि बहुत बड़ी मात्रा में धूप निकली है। छायाएं मानव जीवन की दिशाहीन, मनुष्य की जो छाया है वह किसी को समझ में नहीं आ रही थी, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। उस दिन वह सूरज पूरब में नहीं, मनुष्य को समझ में नहीं आया कुछ। छायाएं मानव जीवन की दिशाहीन हो गई। मनुष्य की जो छाया है, जो मानव था, छाया का मतलब यहाँ मनुष्य से है। मनुष्य दिशाहीन हो गया उस दिन, मानवता दिशाहीन हो गई। किधर जाएगा, क्या होगा? सब ओर पड़ी, सभी ओर लोग भागते हुए नजर आए। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, जनाब, वह सूरज नहीं था जो पूरब में उगा था उस दिन। जो वह विस्फोट था, वह बहसा बरसा सहसा, वह अचानक बरस पड़ा था बीचों बीच नगर के। काला सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। जैसे सूरज आता है, लगता है कि रथ पर आ रहा हो, लेकिन उस दिन जो यह परमाणु बम गिराया गया, उसका विस्फोट हुआ, तो ऐसा लगा जैसे सूरज का रथ टूट करके चारों तरफ छितरा गया हो, बिखर गए हों दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, सूर्योदय, सूरज जब निकलता है तो बोलते हैं कि उसका उदय हुआ, और समाप्त होता है तो बोलते हैं डूबता है तो अस्त हो जाता है। लेकिन वह जो सूर्योदय या और अस्त हुआ था उस दिन, परमाणु बम पटकाया था, तो वह कुछ क्षण के लिए था, उसको 12 घंटा बिताना नहीं पड़ा। कुछ क्षण के लिए हुआ उदय और फिर अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, एक प्रज्वलन हुआ, एक प्रज्वलित क्षण है, वह क्षण में ज्वाला भभकी, विस्फोट हुआ। दृश्य
सोख लेने वाली दोपहरी। वो दोपहरी थी, वक्त वक्त दोपहरी, दोपहर का वक्त था, और उस समय लगा जैसे दृश्य को सोख लिया उसने। पूरा दृश्य हम लोग देखते हैं तो सूरज में की रोशनी में जब दृश्य दिखाई पड़ता है तो कितना खूबसूरत मालूम पड़ता है, मोहक मालूम पड़ता है, कितनी कविताएं उस पर लिखी जाती हैं। लेकिन उस सूरज में परमाणु बम के विस्फोट में जो रोशनी निकली, उसमें जो दिखाई पड़ा, उसमें कोई दृश्य सुंदर नहीं बना, बल्कि जो दृश्य हो सकते थे, जो सुंदर कल्पनाएं हो सकती थी, उसको जैसे उसने सोख लिया हो। उस दिन की दोपहरी में जो सूरज निकला, जो परमाणु विस्फोट हुआ, उससे लगा कि सुंदरता के सारे दृश्य सोख लिए गए हों, पूरी सुंदरता नष्ट हो गई, पूरे जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या ऐसा भी हथियार हो सकता है जिसका कोई काट ना हो? तो अगर ऐसा हथियार हो जाए, आयुध शस्त्र बना ले कोई, तब तो जिसके पास नहीं होगा वह तो आजीवन गुलाम हो गया। तो गुलामी परोसने वाली ये सामग्रियां, ये जो वंचित वंचित वर्ग है, जिसके पास वो नहीं है, वह तो पूरा जीवन आजीवन गुलाम हो जाएगा। तो ये क्या उपलब्धि है? क्या मानवता को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली उपलब्धि है, या उसे आजीवन एक जड़ समाज में तब्दील कर देने वाली है? छायाएं मानव जन की। प्रायः रोशनी जब होती है दिन में, तो छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। जब शाम होती है तो छाया जो बनती है, छाया प्रतिबिंब, वह लंबी होती जाती है। जैसे जैसे शाम होगी, छाया लंबी होती जाती है, और शाम होते होते वो पूरी लंबी होकर के समाप्त हो जाती है और रात हो जाती है। लेकिन उस दिन क्या हुआ? मानव सब भाप हो गए। उस दिन छाया लंबी होकर के समाप्त नहीं हुई। वह कोई सूरज नहीं था, बल्कि भाप की तरह बन करके मानव उड़ गया, समाप्त हो गया, मर गया सारा जीव। मानव ही सब भाप हो गए। भाप बनकर, वाष्प बनकर उड़ गए इंसान। जहाँ वो बम पटकाया वहाँ छायाएं तो अभी लिखी हैं, और उस घटना की छाया तो अभी लिखी हुई दिखाई पड़ती है। वहाँ अब भी वहाँ कारुणिक दृश्य है। अब भी वहाँ का जीव जगत उस दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ है। अब भी उसके विनाशकारी प्रभाव दिखाई देते हैं हिरोशिमा में। झुलसे हुए पत्थरों पर देखिएगा, तो जब पटाखा भी छोड़ देता है बच्चा लोग, तो वहाँ भी झुलस जाता है कुछ। उसके नज़दीक वाला जो रहता है वो काला हो जाता है, सतह या पत्थर या कुछ भी। तो वहाँ भी झुलसे हुए पत्थर आज भी हैं। उजड़ी सड़कों की गज पर, वहाँ सड़कें जो हैं वो उजड़ चुकी हैं, तो वहाँ पर उजाड़ है। मानव का रचा हुआ सूरज, वह सूरज क्या था? मानव का बनाया हुआ था। परमाणु बम को बनाने वाला मानव है। और वो जो आसमान में सूरज है वह प्राकृतिक है। और यह सूरज जो विस्फोट हुआ उस दिन, वह मानव रचित है। मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव को भाप बनाकर सोख गया, मनुष्यता का विनाश कर गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, और वो जो कालिख लग गई है विस्फोट से जगह जगह पत्थरों पर, मानव की साखी है। वह मानव की छाया है, लेकिन वो साखी है, उदाहरण है, गवाही देती है कि इतना विनाशकारी विध्वंसकारी कार्य यहाँ पर हुआ है मनुष्य के द्वारा। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग को दिखाएंगे तब आपकी चेतना जगेगी और आप सोचेंगे इसका विकल्प क्या होगा। तो निश्चित रूप से परमाणु बम उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका उपयोग बुद्धि विवेक के साथ किया जाए, मानवता को ध्यान में रख करके किया जाए, तो विकास उद्देश्य होना चाहिए, विनाश नहीं। यही इस कविता का मूल अर्थ है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर पर भी ध्यान देंगे। बोध और अभ्यास। तो मैं आपको बताऊं कि बोध और अभ्यास, बोध मतलब ज्ञान। तो बोध कब होता है आपको, ज्ञान कब होता है? तो जब कोई बच्चा जिसको ज्ञान नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो अभी अबोध है, अबोध बालक है। और जिसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वो सयाना हो जाता है। तो अभ्यास करने से बोध होता है।
अभ्यास करने से क्या होता है? बोध होता है, ज्ञान होता है। तो बोध और अभ्यास, तो अभ्यास करने का तरीका क्या है? जब हमने इस कविता का अध्ययन किया, तो अब इसके ऊपर जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूँढने का प्रयास करेंगे, देने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम लोग इसे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अब कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वह कैसे निकलता है? तो ये कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? कविता का प्रथम अनुच्छेद आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका वर्णन करते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला। प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वो सहसा निकला था एक दिन, और वो जहाँ सूरज निकलता है क्षितिज पर, वहाँ पर नहीं निकला था, वो नगर के चौक पर निकला था। और किरण निकल कर के शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि एकाएक धूप की वर्षा हो गई थी, और वह अंतरिक्ष से वर्षा नहीं हुई थी, धरती फटने से निकली, धरती जैसे फट पड़ी हो, ऐसी वर्षा हुई थी। तो यह सूरज निकलने का मतलब परमाणु बम के विस्फोट से है। इस अनुच्छेद में कवि ने परमाणु बम का विस्फोट दिखाया है, जिसकी तुलना उसने सूरज से की है, जो सूरज से हटकर के है, लेकिन सूरज की तरह का है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं? स्पष्ट करें। रोशनी जब निकलती है, या रोशनी में जब आप खड़े होंगे, तो सुबह में देखिएगा छाया छोटी बनती है, दोपहर में सीधे सामने छाया बनती है, और जैसे जैसे शाम होती है तो छायाएं लंबी होती चली जाती हैं, और रात होते होते इतनी लंबी हो जाती है कि छायाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन उस दिन जो प्रकाश पैदा हुआ उस परमाणु बम के विस्फोट से, उस दिन कोई छाया उस तरह की दिखाई नहीं दी, बल्कि वो छायाएं तो दिशाहीन हो गई। कोई प्रकाश, एक तरफ प्रकाश तो चारों तरफ फैल रहा था, तो दिशाहीन छायाएं, छायाओं में जैसे सूरज की रोशनी में सुबह और शाम का प्रभाव होता है, उस तरह की छाया, उस तरह की दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा था। छायाएं तो बन ही नहीं रही थी, जब बनी भी तो दिशाहीन थी, कहना मुश्किल था कि किस ओर छाया जा रही है। तो दिशाहीन थी सब, क्योंकि परमाणु बम का विस्फोट हुआ था, वह कोई सूरज निकला नहीं था, सूरज की तरह का मालूम पड़ रहा था। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? उस दिन दोपहरी में उस परमाणु बम का विस्फोट किया गया था हिरोशिमा पर। वह प्रज्वलित था, बहुत तीक्ष्ण रोशनी पैदा हुई थी, और उस दोपहरी से बहुत बड़ा विनाश हो गया था, जिसके चिन्ह आज भी वहाँ मिलते हैं। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं? मनुष्य की छायाएं वहाँ पत्थरों पर, जमीन में गड्ढों के रूप में, पत्थरों पर कालिख के रूप में आज भी पड़ी हुई है। आज भी कोई व्यक्ति जा कर के वह देख सकता है कैसे मनुष्य वहाँ भाप बनकर उड़ गया था। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में वहाँ पत्थरों पर जमी हुई कालिख है, जमीन में पड़े हुए गड्ढे हैं, और वहाँ शोक संतप्त मानव जीवन है। ठीक है, तो ये अब व्याख्या करें। एक दिन सहसा सूरज निकला, तो ये प्रस्तुत पंक्ति, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में से उद्धृत कविता हिरोशिमा से ली गई है, जिसके कवि ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इस पुस्तक का नाम गोधूली भाग 2 है। इसमें परमाणु बम पटकने के बाद कैसा दृश्य पैदा होता है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो एक दिन सहसा सूरज निकला, मतलब एक दिन सहसा परमाणु बम का विस्फोट हुआ, प्रयोग हुआ अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर। ऐसा मालूम पड़ा जैसे सहसा सूरज निकल पड़ा हो। काला सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अड़े टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। अरे वो जो परमाणु विस्फोट हुआ, लगा कि सूर्य का जो काला रथ है वह, उसके पहिए टूट टूट कर चारों तरफ बिखर गए हों। वह परमाणु विस्फोट होता है तो रोशनी चारों तरफ निकलती है, चारों तरफ विस्फोट की किरणें निकलती हैं। तो इस तरह से वह सूर्य का काला सूर्य था उस दिन का, वह जो सूर्य था वह काला था, और
वो उसके जैसे उसके रथ टूट करके पहिए चारों तरफ बिखर गए हों, ऐसा ही वर्णन इसमें है। तो ये प्रस्तुत पंक्ति आपको गोधूली भाग 2 की कविता हिरोशिमा से ली गई है, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। आगे फिर से वही मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मनुष्य का रचा हुआ सूरज था वो, परमाणु बम जो बनाने वाला था वो मनुष्य था। आज के युग में इस कविता की क्या प्रासंगिकता है, इसको स्पष्ट करना है। तो बस आज के युग में भी मनुष्य विज्ञान का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, और विज्ञान का अंधाधुंध प्रयोग करने से विनाश भी हो सकता है। यह समस्या है। इसलिए वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कितनी बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए, यह इस कविता को पढ़ने से हम सीखते हैं। नहीं तो विज्ञान का प्रयोग अगर अनियमित और संयमित ढंग से किया जाएगा और विवेकी ढंग से किया जाएगा तो विकास के बदले में विनाश होगा। वह जो मनुष्य का उद्देश्य नहीं है, किसी भी उपलब्धि का उद्देश्य दुनिया का विनाश करना नहीं हो सकता है, सृष्टि का नाश करना नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति को सजाना या संवारना है। और इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई विशेष साधन, विशेष ज्ञान हमें मिलता है तो उसका सदुपयोग हो, उसका उपयोग निर्माण के लिए हो। तो ये इस कविता का उद्देश्य है और आज भी इसकी प्रासंगिकता है। हर युग में इसकी प्रासंगिकता रहेगी कि ज्ञान एवं शक्ति का उपयोग विवेकपूर्वक होना चाहिए, मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए। बस मुझे लगता है कि आपने इस बात को समझ लिया और ये कविता यहाँ संपन्न होती है। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय